नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद के YouTube चैनल पे प्रत्येक दिन यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। नोट्स के साथ इकोनॉमिक्स की एक समस्या होती है कि या तो नोट्स उपलब्ध नहीं हो, ठीक तरीके से मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, समय समय पे टेस्ट देते रहिए, अपना इवैल्यूएशन करते रहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर जो इस प्रोसेस को ठीक तरीके से आप फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से बोल रहा हूं दोस्तों कि कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों अभी वर्तमान समय में, वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास चल रही है और झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ गया है। तो यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश स्टेट का जो प्री एग्जाम होता है और जो मेंस एग्जाम होता है, दोनों के लिए बैच चल रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट की भी क्लास चल रही है। एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग बैच है। आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें वहां पे पढ़ाई जा रही है और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। या एडमिशन लेने के लिए दोस्तों सिंपली अगर जो बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली इस नंबर पे 2000 रुपए आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करने होंगे और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ट्रिंकल डाउन सिद्धांत क्या है या ट्रिंकल डाउन थियरी क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है, ट्रिंकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? इजी सी बात है, गलत नहीं करना है ना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ट्रिंकल डाउन थियरी क्या होता है? देखिए बहुत इजी सी बात है सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो बहुत इजी सी बात है, थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिंकल डाउन थ्योरी हमें यह बताता है कि जब कोई राष्ट्र क्या करता है, आर्थिक विकास करता है। जब कोई राष्ट्र जो है वो आर्थिक विकास करता है, ध्यान से देख लीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है तो आर्थिक विकास करने से, जब राष्ट्र आर्थिक विकास करता है तो देखने को मिलता है ना कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ठीक है, जब कोई देश आर्थिक विकास करता है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है ना कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो ट्रिंकल डाउन इफेक्ट में ये बात कही गई है कि ये जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, सबसे पहले इससे लाभ जो मिलता है वो अमीर वर्ग को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो ये जो आर्थिक विकास का लाभ है वो किसको मिलने लगता है? गरीबों को भी मिलने लगता है। मतलब उस अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण लाभान्वित होते हैं। ठीक है,
तो इजी सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रिंकल डाउन इफेक्ट क्या होता है। तो ट्रिंकल डाउन थ्योरी किसने दिया था? ट्रिंकल साहब ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है तो आर्थिक विकास करने से स्वतः ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वो सबसे पहले अमीर वर्ग की आय बहुत तेजी से बढ़ती है। मतलब आर्थिक विकास से अमीर वर्ग जो होता है वो ज्यादा लाभान्वित होता है। लेकिन दीर्घ काल में जब एक लंबा समय चला जाता है दोस्तों, तो ये जो आर्थिक विकास का असर है ये गरीबों तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही बात कही गई है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि यह बताता है कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि अंततः समाज के सभी खंडों के कल्याण में वृद्धि करता है, क्योंकि इन समूहों में मंद गति से प्रसारित हो जाता है। तो वही बात मैं दोस्तों आपको बता रहा था और वही बात यहाँ पे दिया भी गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, निर्धनता अंतराल किसे कहते हैं? बढ़िया सा प्रश्न है। निर्धनता अंतराल क्या होता है भाई? निर्धनता अंतराल क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो निर्धनता अंतराल को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, कितने लोग को पता है? ठीक है, तो निर्धनता अंतराल का जो फार्मूला होता है वो होता है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको लिया जाता है अपान क्या किया जाता है? कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। जनसंख्या, कुल देश की जो जनसंख्या है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो निर्धनता अंतराल इज इक्वल टू क्या होता है कि उस देश में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं और उसका अपान कर देते हैं किससे? जनसंख्या से। तो क्या उत्तर आ रहा है? बहुत सारे लोग डी की तरफ जा रहे हैं। और कोई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि निर्धनता रेखा के ऊपर के व्यक्तियों की संख्या और निर्धनता रेखा के नीचे के व्यक्तियों की संख्या के बीच के अंतर, ये जो उत्तर होगा दोस्तों ये गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि निर्धनता रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर के अंतर का योग होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या देखा जाता है, एक तरफ निर्धनता रेखा या उससे नीचे रह रहे लोगों को और टोटल जो उससे अपान कर दिया जाता है वो कर दिया जाता है वास्तविक आय स्तर, अर्थात जो कुल देश की आय स्तर होती है, कुल जनसंख्या होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सर ए बोलेंगे सबका उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेरोजगारी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेरोजगारी दर है? कौन सी एक बेरोजगारी की दर है बता दीजिए। बेरोजगारी की दर क्या होती है? बेरोजगारी का दर कैसे मापते हैं? बेरोजगारी दर इज इक्वल टू क्या होता है? बेरोजगारी का दर क्या होता है? यही तो होता है ना कि बेरोजगारों की संख्या, जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या, जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या, और अपान माइनस कर देते हैं किससे? टोटल जनसंख्या से। यही तो होता है ना। बेरोजगारी की संख्या का आकलन हम ऐसे ही तो करते हैं, बेरोजगारी की दर का पता हम ऐसे ही तो लगाते हैं ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, इतनी सारी गलतियां आ रही हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या में बेरोजगारों का प्रतिशत। ठीक है, और कोई? यार देखिए, छोटी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग। ये बताइए, जब बेरोजगारी की हम गणना करते हैं तो क्या आयु के सभी वर्ग को लेते हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि जो 16 से 64 वर्ष के बीच में जो लोग आएंगे, इन लोगों को अगर जो रोजगार नहीं मिल रहा है तभी जाकर के हम कहेंगे कि ये लोग बेरोजगार हैं। हम एक से 14 वर्ष के बीच में जो बच्चा जी रहा है या जो 64 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको हम लोग बेरोजगार नहीं कहेंगे,
बेरोजगार तो हम कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत मापते हैं ना भैया, कि जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या मतलब ऐसी जनसंख्या जो सभी कार्य करने में समर्थ है, सक्षम है, और वो होता है दोस्तों 15 से 64 वर्ष के बीच में जो लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हम ये कहेंगे ना सर कि कुल कार्य शक्ति में बेरोजगारी का कुल कार्य शक्ति में बेरोजगारों का प्रतिशत। तो बात समझ में आया, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? गलत नहीं करना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा कि जब भी बेरोजगारी का आकलन किया जाता है, जब भी गरीबी का आकलन किया जाता है, तो ये जो कार्यशील जनसंख्या है इसको लिया जाता है, यानी 15 से 64 वर्ष की के बीच के जो लोग होते हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बेरोजगारी की दर इज इक्वल टू क्या होता है, बेरोजगारों की संख्या अपान कुल जनसंख्या। और ये जो बेरोजगारों की संख्या ली जाएगी वो ऐसे लोगों को ली जाएगी जो 15 से 64 वर्ष के बीच के होते हैं। ठीक है, या 14 से 64 के बीच के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ऋण संकुचन होगा जब, ऋण संकुचन कब होगा भैया? सभी लोग लाइक कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आज का सेशन बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है, शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, आप ऑफलाइन इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे कम लोग लाइक करते हैं। निवेदन है सभी लोगों से कि ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, आप जरूर सेशन को लाइक कर दिया करिए। क्या उत्तर आ जाए भाई? क्या उत्तर आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से और थोड़ा धैर्य से। ऑप्शन नंबर डी के तरफ अगेन बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, सभी लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी कुछ लोग बी, और कोई थोड़ा आराम से करिए, गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से, गलतियां हो रही हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि देखिए ऋण संकुचन तभी तो होता है ना कि जब बैंक दर बढ़ जाए। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि ये रहा हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई। ठीक है, ये रहा हमारा व्यापारिक बैंक, ये रहा हमारा व्यापारिक बैंक रहा। ठीक है, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता। ठीक है, जनता। तो देखिए जब आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर में वृद्धि करेगा, अर्थात बैंक दर क्या होता है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है या व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। तो अगर जो ये बैंक दर बढ़ा देगा, ये जो होगा बैंक दर बढ़ा देगा, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक बैंकें जो जनता को ऋण देती है जिसे ब्याज दर बोला जाता है, तो ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाएगी। इजी सी बात है, और इसका उल्टा भी ठीक हो जाएगा। तो ऋण संकुचन में क्या होता है कि ब्याज दर क्या होती है, बढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है कि लोग ऋण लेना कम पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4% पे कोई ब्याज दे रहा है, उसने ऑटोमेटिक कहा कि अब 4 पे नहीं देंगे, 8 पे देंगे, तो आप उससे ऋण लेने जाएंगे, कहेंगे 100 रुपए में 8 रुपया तो ये हमारा ले लेगा, तो हम क्यों इससे ऋण ले, बहुत ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अगला क्या उत्तर होगा सर, कि अग्रणीय बैंक की अभिकल्पना किस लिए की गई है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अग्रणीय बैंक की अभिकल्पना किस लिए की गई है? अच्छा, अग्रणीय बैंक जो गठित किया गया था वो किस समिति की अनुशंसा के आधार पे गठित किया गया था? कमेंट करके बता दीजिएगा सर सभी लोग। ठीक है, ठीक है, एक समिति गठित की गई थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, गाडगिल साहब थे, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत बोलेगा। तो एक विशिष्ट जिले में एक बैंक द्वारा अधिक संकेंद्रण करने का प्रयास किया गया है। तो प्रयास करने के लिए तो अग्रणी बैंक क्या होता है कि प्रत्येक जिले में एक ये बैंक होता है जो ये प्रयास करता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कृषकों को साख किस तरीके से बेहतरीन ढंग से उपलब्ध कराया जाए, ताकि कृषि में जो ऋण है वो प्राप्त करने में सुविधा प्रदान हो किसानों को। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित प्रस्ताव में से कौन से एक का समर्थन पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्रियों द्वारा नहीं किया गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। हाँ, चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से कौन सा एक का समर्थन पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा नहीं किया गया? तो पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्री किसकी याद आनी चाहिए यहाँ पे सर? लेफर साहब की याद आनी चाहिए। अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या है दोस्तों कि विदेशी सहायता में वृद्धि करना जो है इसका पक्ष नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। ये देखिए, निम्नलिखित प्रस्ताव में से कौन से एक का समर्थन पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्रियों द्वारा नहीं किया गया? तो ये विदेशी सहायता में वृद्धि करना, ठीक है, इसका समर्थन पूर्ति पक्षी अर्थशास्त्रियों के द्वारा नहीं किया गया। अगर जो आप लेफर साहब को पढ़े होंगे तो आप ठीक तरीके से जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? चलिए भाई, आसान सी बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था से कौन सा लक्षण संबंधित नहीं है? ये प्रश्न सभी लोग सही करेंगे। कोई ऐसा है जो गलत करेगा? कोई है जो गलत करेगा इस प्रश्न को? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, 50% भी लाइक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 2 घंटे मैं आपके लिए क्लास लेता हूं, तो ये मेरा भी अधिकार है कि आप कम से कम एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। क्यों नहीं करते हैं? हाँ, एक लाइक शेयर तो बनता है ना। अभी यही पढ़ने के लिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कहीं जाएंगे तो वहां पे बहुत पैसा लिया जाता है। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ फिर भी लाइक नहीं कर रहे, है ना। चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या नहीं है? तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ कुशल एवं ईमानदार प्रशासन नहीं है भैया। मतलब ऐसे लोग नहीं है जो कार्य कुशल हैं, जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य में उनको कार्य कुशलता नहीं प्राप्त है, और अगर जो थोड़ा बहुत प्राप्त भी है तो वो ईमानदार नहीं है। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था का क्या है, लक्षण नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तकनीकी विकास में निहित है। तकनीकी विकास क्या होता है सर? तकनीकी विकास क्या होता है? चलिए बता दीजिए। तकनीकी विकास, बिल्कुल ठीक है। तकनीकी विकास क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो तकनीकी विकास का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, नए नए तकनीकी लाते हैं, नए नए उपकरण लगाते हैं, ताकि कम समय में कम श्रमिकों के द्वारा मैक्सिमम उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए कि निवेश की दी हुई मात्रा से अधिक मात्रा में उत्पादन करना। मतलब 10 रुपए का हम निवेश कर रहे हैं और उत्पादन हम कितना कर रहे हैं, 100 रुपए का कर रहे हैं। मतलब निवेश बहुत कम होना चाहिए और इससे हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा देखने को मिलता है। राष्ट्र के उत्पादन साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छी किस्म की टेक्नोलॉजी आएगी तो उत्पादकता में तो वृद्धि होगी होगी। कम निवेश द्वारा दी हुई उत्पादन मात्रा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी तो कम निवेश के द्वारा भी हम उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। अगला प्रश्न ये रहा, जो अच्छा करेगा वो बहुत बहादुर स्टूडेंट होगा, बहुत बहादुर, है ना। यदि बैंक की प्रारंभिक जमा 100 रुपए की हो तथा नगद कोष का प्रतिशत 25 हो,
तो बैंक शाख का निर्माण करेगा। चलिए सर बता दीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाख निर्माण कैसे करती हैं बैंकें? बैंकें शाख का निर्माण कैसे करती हैं भैया, बताइए। ठीक है, तो शाख निर्माण इज इक्वल टू क्या होता है? शाख निर्माण इज इक्वल टू क्या होता है? प्रारंभिक जमा, प्रारंभिक प्रारंभिक जमा अपान क्या होता है? नगद कोष अनुपात, नगद कोष, नगद कोष अनुपात। ठीक है, तो बताइए सर, ऑप्शन नंबर 400 बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो प्रारंभिक जमा इसमें कितना है? 100 है। और नगद कोष प्रतिशत कितना है? नगद कोष प्रतिशत कितना है? 25 है। फार्मूले में रखिए, तो 100/25, और चूंकि 25% में है तो इंटू 100 कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं ना, प्रतिशत की बात कर रहे हैं ना, तो प्रतिशत क्या होता है भैया? तो इसको क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौको 100, चार गुणे 100 कितना हो जाता है? 400 हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है सर। अगला प्रश्न ये रहा, आभास लगान कब उत्पन्न होता है? इजी सी बात है सर, इजी सी बात है, फॉर्मूला बता दीजिए। जो आता हो आप बता दीजिए, मुझे तो पता है कि आपको पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट आभास लगान से बनते हैं। थोड़ा कमेंट करिए, थोड़ा बताइए मुझे भी। आभास लगान की उदाहरण किसने दिया था? मार्शल साहब ने दिया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहते हैं? आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहा जाता है। आभास लगान क्या बोल रहे हैं? सभी लोग भी बोल रहे हैं ना। आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सर, TR माइनस टी भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना? याद आया? ठीक है, याद आ गया होगा। अगला, कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आ जाता है, कभी कभी इतना आसान सा प्रश्न आ जाता है, क्या होता है। चलिए, ये कौन पूछ रहा है कि सर क्लास क्यों नहीं चल रही है? कोई मुझे मैसेज कर रहा है सर क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है, तो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? तो क्या उत्तर बोल रहे हैं? कुछ महानुभाव डी भी बता रहे हैं क्या? कुछ महानुभाव डी बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग बी बता रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है कि ये विपरीत संबंध होता है, कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। इजी सी बात है, जिसको नहीं पता है वो एक बात समझ लीजिए कि देखिए, जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगा ना, तब मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि आप, ठीक है, मान लीजिए, जैसे बार बार उदाहरण आपको देता रहता हूं कि आज से 20 साल पहले क्या था कि 10 रुपए में कितने गोलगप्पे मिलते थे? 1 रुपए में 4 मिलता था, यानी 40 गोलगप्पे मिलते थे। अब कितने मिलते हैं? अब 10 रुपए में केवल और केवल 4 मिलते हैं। ठीक है, अच्छे जगहों पे खाएंगे तो 4 ही देते हैं। तो क्या हो गया? 36 गोलगप्पे की कमी आई कि नहीं आई? तो इस इट मीन्स की जब महंगाई बढ़ रही है तो इस 10 रुपया का मूल्य पहले अलग था, पहले 10 रुपए का मूल्य ज्यादा था। अब महंगाई बढ़ने से कीमत बढ़ गई तो अब इसका मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो कितने का अंतर हो गया? 36 गोलगप्पों का हो गया। सोचिए। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये कौन कह रहे हैं सर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते हैं? ऐसा कौन कह सकता है कि मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ? ऐसा कोई है जिसने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया? 1-2 घंटे 4 घंटे बाद जरूर रिप्लाई आता है, ऐसा थोड़ी है कि रिप्लाई मैं नहीं करता हूँ। ठीक है,
चलिए, मांग का नियम आधारित है। मांग का नियम किससे आधारित है भाई? इजी सी बात है, सभी लोग बताएंगे सर जी सीमांत उपयोगिता पे आधारित है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है सीमांत उपयोगिता? मांग का नियम जो होता है ये किस पे आधारित है? सीमांत उपयोगिता पे। और सीमांत उपयोगिता क्या होता है? यही तो होता है ना कि जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, जब किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो कमी होती है या जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? mu इज इक्वल टू क्या होता है सर? TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया सर? चलिए, ऋषिकेश कुमार जी, गुड इवनिंग। क्या उत्तर होगा सर? चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन जो किया, ये तो बहुत आसान सी बात हो गई सर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि वास्तविक लागत की अवधारणा जो दिया था वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर बहुत बार किया गया है, गलत हो ही नहीं सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे तो आप थोड़ा सा क्या होंगे, अच्छा कमांड होगा इकोनॉमिक्स पे। यदि उपभोग फलन C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.80 y है और आय का स्तर 300 रुपए है, तो उपभोग व्यय क्या होगा? चलिए सर बता दीजिए, जो बताएगा वो बहुत बहादुर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपभोग फलन, अर्थात उपभोग फलन को C से इंडिकेट किया है। C इज इक्वल टू ये दिया है 20 प्लस 0.80 y इंटू y। और y क्या होता है सर? y जो होता है वो आय को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे आय मतलब आय स्तर दे दिया है कितना? 300 रुपया। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 0.80 इंटू 300। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे सर, तो कितना उत्तर आ रहा है? सभी लोग का उत्तर क्या आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 20 प्लस 8 तरीके 24। ठीक है, हाँ 8 तरीके 24, 240। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा? वो 260 है कि नहीं है? तो जितने लोग भी 260 बोल रहे हैं, कहां पे है? तो 260 जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बी सभी लोग बोल रहे हैं। अरे भैया 8 तरीके 24, 240 तो यही हो जाएगा, प्लस 20 कर देंगे, ए 260 होगा ना। सभी लोग पीछे भग रहे हैं, पीछे पीछे, बी बी सी बी बी बी। ठीक है, पीछे भगने से थोड़ी होगा। ठीक है, 8 तरीके 24 तो ये 240 हो जाएगा, और प्लस 20 कर देंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 260। दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का दोस्तों यही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर जो आप इस प्रश्न को यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस किए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रश्न आएगा तो फटाफट रूप से आप इसको सही कर देंगे। ठीक है, क्यों क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको पता है कि उपभोग फलन C इज इक्वल टू पूछ रहा है, और यहाँ पे y को इंटू कर दिया है, और जो y होता है उसे आय के स्तर से इंडिकेट करते हैं, और फिर बाद में चल के y का मान दे दिया है। फिर हम क्या करेंगे? इसको फार्मूले उसको पुट कर देंगे y का मान, फिर हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को कहां पे काटती है सर?
चलिए, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को कहां पे काटती है, बता दीजिए, कहां पे काटती है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बन रहा होगा, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ लीजिएगा। ये क्या है? एमसी है। ये क्या है? एसी है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटती है। यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे ई बिंदु होता है ना, यहीं पे काटती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला, सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य है। सहज समृद्धि अवस्था क्या होता है सर? सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और सुबह में जो क्लास हो रही है एप्लीकेशन पे, उसको भी ज्वाइन किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? सहज समृद्धि क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य, सहज समृद्धि अवस्था कब देखने को मिलता है, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कृति जी, सागर कुमार जी, नूपुर कुमारी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, उर्मिला जी, रोशनी जी, रेणुका जी, रेणु जी, हर्षित, हर्षु मिश्रा जी, संजय जी, ललिता जी, तस्नीम जी, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग सही हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं कि सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य होता है जब सभी साधनों तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो तथा यह समय के प्रति क्या रहे? स्थिर रहे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य यह होता है कि जब सभी साधन तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो रहा हो। इट मीन्स की जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वो इतने हैं कि हम अपने उत्पादन के साधनों से मैक्सिमम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, और सततता के साथ हम इस एक समय में क्या हो, इस पे स्थिरता की अवस्था में बने रहे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निर्मल कुमार जी, सर झारखंड पीजीटी के लिए करंट डाटा की प्रैक्टिस करवाइए। झारखंड पीजीटी के लिए करंट की क्लास एप्लीकेशन पे होगी, तो जो लोग एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं, आप परेशान ना होइए, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे करवाई जाएंगी। चलिए, इसने कहा कि श्रम का विशिष्टीकरण बाजार आकार पर निर्भर करेगा। प्यारा सा प्रश्न है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श्रम के विशिष्टीकरण की बात कौन करता है? कौन करता है भैया? श्रम के विशिष्टीकरण की बात कौन करता है? श्रम विभाजन की बात कौन करता है? अगर जो पता होगा तो बता देंगे। विभाजन, ठीक है। श्रम के विभाजन की बात कौन करता है? और वही बात श्रम के विशिष्टीकरण का भी करते हैं, वो है हमारे एडम स्मिथ साहब, और साथ ही साथ डेविड रिकार्डो साहब भी हैं। लेकिन अगर जो एडम स्मिथ दिए हैं, तो एडम स्मिथ को ही क्लिक करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर जो एडम स्मिथ नहीं दिए हैं, तब आप डेविड रिकार्डो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एडम स्मिथ है तो भैया ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। और श्रम विभाजन में क्या होता है कि ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ने लगता है, उसी तरीके से क्या करना चाहिए कि श्रम को अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए, श्रम को विभाजित कर देना चाहिए। श्रम को विभाजित करने से क्या होगा कि एक ही श्रमिक एक कार्य को बार बार करेगा, तो उसे क्या होगा, उस कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा, और विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना कि आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब होते हैं, एक छोटी सी गुमती की दुकान करते हैं, उनकी बिक्री बहुत होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो साल में कई कई जान बचा देते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे, ठीक है।
क्या करते हैं कि मतलब बहुत जैसे जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनको, मतलब जो आपके मोहल्ले में होते हैं या अगर जो आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में रहते हैं, उनको वो सम्मान मिलता नहीं है। आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि आप हम लोग उनका सम्मान करें, क्योंकि बहुत सारे केस में देखा जाता है कि गांव का जो छोटा सा डॉक्टर होता है ना, वो मरीज को बचा लेता है। लेकिन अगर जो उस छोटे डॉक्टर को छोड़ के आप शहरों की तरफ मूव करेंगे ना, तो फिर फॉर्म की फॉर्मेलिटी फिल कराते कराते बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो उनकी भी क्या करनी चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये केस मैंने देखा, मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गॉसिन का प्रथम नियम क्या है भाई, सबको पता होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर सबका उत्तर ठीक होगा कि गॉसिन का प्रथम नियम सर है हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे आपको प्यास लगी है, तो जब पहले ग्लास का पानी आप पिएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। दूसरा ग्लास पिएंगे तो पहले की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी प्यास थोड़ी सी बुझ चुकी है। तीसरा, चौथा, पांचवा गिलास जब आपके पास आएगा तो आपके लिए वो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उपयोगिता जो है वो फुलफिल हो चुकी है, आपकी जो प्यास है वो मिट चुकी है। तो पहली वाली ज्यादा महत्वपूर्ण है, पांचवी वाली उतनी महत्वपूर्ण है, या वहां पे आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन अधिकतम मिल चुका है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कुल मुद्रा पूर्ति जो चलन मुद्रा के परिमाण और बैंकों की कुल जमा तथा रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमा का योग होता है, भारत में वो कही जाती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये M3 के अंतर्गत देखिए दोस्तों, कुल मुद्रा पूर्ति, ठीक है, जो चलन मुद्रा के परिमाण और बैंकों की कुल जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा का जो योग होता है वो M3 के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब M3 में इन सारी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। M3 को क्या बोला जाता है, विस्तृत मुद्रा बोला जाता है। M1 को क्या बोला जाता है, नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है। M0 को क्या बोला जाता है, आरक्षित मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। M1, M2, M3, M4 जो है वो चक्रवर्ती समिति से संबंधित है। M0 जो है वो रेड्डी समिति से संबंधित है। सर ये होता क्या है, M1, M2, M3, M4 होता क्या है? तो सर देखिए ये होता ये है कि जैसे जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, तो जब आप लोगों को देंगे पैसा तो उसको कोड करेंगे कि हमने ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना दिया है। वैसे ही हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है, जो RBI है, उसने जो मुद्रा अर्थव्यवस्था में छोड़ा है उसको उसने कोड किया है M1, M2, M3 और M1 के संदर्भ में। मतलब अगर जो बहुत ही आसान भाषा में आपको जानना हो तो। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नवीन औद्योगिक नीति पर लागू नहीं होता है? बढ़िया सा प्रश्न है सर, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल ठीक है। और कोई सी के अलावा और कोई? ये डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नवीन औद्योगिक नीति पर लागू नहीं होता है? तो कौन सी बात लागू नहीं होती है? इतने सारे लोग कह रहे हैं सर जी ये राष्ट्रीयकरण को हतोत्साहित कर देता है। अच्छा बताइए कौन सा लागू नहीं होता है? तो भैया लागू यही तो नहीं होगा कि हमें ये बाह्य दबाव से मुक्ति नहीं दिलाता है, ये हमें बाह्य दबाव से और क्या कर देता है, हमें और प्रतिबद्ध कर देता है। क्योंकि अब जब औद्योगिक नीति आ गई तो ऐसी स्थिति में हम क्या करने लगे, आयात, खुला आयात करने लगे, ठीक है, निर्यात करने लगे।
ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब हम प्रतिबद्ध हो गए कि हमको भैया आयात करना ही करना है, ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि ये हमें बाह्य दबाव से मुक्ति नहीं दिलाती है, ये हमें बाह्य दबाव में और जकड़ती है, और प्रतिबद्धता हमारी तय होती है कि हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। सी सभी लोग बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बाह्य दबाव से मुक्ति नहीं, बाह्य दबाव को बढ़ाती है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में 1991-92 में प्रारंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के तत्कालिक दृष्टि से मदद की, किस लिए, कैसे हमारी मदद की भैया? मनमोहन सिंह जी आए, एलपीजी मॉडल लाए, और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी जहां पे हम दिवालिया होने जा रहे थे, हमारे पास बस इतना ही कोष बचा था कि कैसे भी करके हम 14 दिनों के लिए, लगभग 2 सप्ताह के लिए हम क्या कर सकते थे कि आयात निर्यात कर सकते थे और अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते। ऐसी स्थिति में कमान आती है, मनमोहन सिंह जी के हाथों में एलपीजी मॉडल लाते हैं, और उस समय दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद, वो क्या हो जाती है, वो विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था उभर के आती है। तो मनमोहन सिंह जी क्या है, बहुत बड़े ज्ञाता है और बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, जो भारत को दिवालिया होने से एक बार बचा चुके हैं 1991 और 92 में, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दिवालियापन रोकने, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दिवालियेपन को रोकने में, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी सर? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? मूलर मॉडल पे, ठीक है, मूलर मॉडल, ठीक है। याद आया? याद आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, इतने सारे लोग क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी मूलर साहब की बात बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, और जितने लोग भी यहाँ पे बी की बात बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से चली थी? 1992 से लेकर के 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, 1992 से लेकर के 1997 तक। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी बोलिए, इतने सारे लोग गलत क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, लक्ष्य जो रखा गया था ये क्या कर रहा है कि वृद्धि दर का लक्ष्य है, जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया, और जो प्राप्ति हमें हुई वो 6.688% हुई थी, ठीक है। तो हमने जितना लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा हमको क्या मिली थी? सफलता मिली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये मूलर मॉडल पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि ये बता दीजिए सर, बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से, कि जे.आर. हिक्स के अनुसार दिए हुए पूंजी श्रम अनुपात पर तकनीकी को तटस्थ कहा जाता है यदि वह, अगर जो इस प्रश्न को आराम से कर लेंगे ना तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। अगर जो अभी तक आपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है तो जरूर ज्वाइन करिए। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ दोस्तों कि ईमानदारी से वहां पे अगर जो आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहे, साथ ही साथ मैं कंप्लीट आपको नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स को समय समय पे पढ़ते रहे, टेस्ट सीरीज देते रहे, अपना इवेल्युएशन करते रहे,
कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मैं दे रहा हूं और आपको मैं करंट भी दे रहा हूं। सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसको फॉलो करते रहिए, कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। आपके सिलेबस के अनुसार सारे बैचेज में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। आपको इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से 2000 रुपए, और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है कि जे.आर. हिक्स के अनुसार दिए हुए पूंजी श्रम अनुपात पर तकनीकी जो तटस्थ कहा जाता है, तो तकनीकी तटस्थ तभी कहा जाता है यदि वह श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के समान दर में क्या करता है, समान दर से वृद्धि करता है। श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता, तो याद रखिएगा श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता की ये बात कर रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में अदा प्रदा मॉडल का प्रयोग प्रथम बार किस योजना के निर्माण में किया गया? बढ़िया सा प्रश्न है। अब अदा प्रदा मॉडल आ गया, ठीक है। तो अदा प्रदा मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। ये किसने दिया था आगत निर्गत मॉडल? लियोनतीफ साहब ने, ठीक है। लियोनतीफ साहब ने दिया था आगत निर्गत मॉडल को। आगत का मतलब क्या होता है कि ऐसी, जब आपका उत्पादन, आसान भाषा में समझे तो आगत का मतलब होता है आय, और निर्गत का मतलब ये होता है कि जब आप उत्पादन करते हैं तो जो उसमें आपकी लागत लगती है। तो ये क्या कहते हैं लियोनतीफ साहब, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखिए, अगर जो दो उद्योग है, अगर जो दो उद्योग है, अगर जो उद्योग ए और उद्योग बी दो उद्योग हैं, तो अगर जो उद्योग ए अपने निर्गतों में वृद्धि करेगा, अर्थात अपने उत्पादन के साधनों को बढ़ाएगा, तो उद्योग जैसे ये अपने निर्गत को बढ़ाएगा, अर्थात उत्पादन के साधनों को अगर जो बढ़ाता है, तो ये जो उद्योग बी है उसके आगतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आगत में वृद्धि, अर्थात सपोज करिए कि कोई ट्रैक्टर उद्योग है, ट्रैक्टर बनाने वाला एक उद्योग है, और ये जो है वो ट्रैक्टर उद्योग है, और जो बी है वो ट्रैक्टर से संबंधित उपकरणों को बनाता है, ठीक है। ट्रैक्टर बनाने का कार्य उद्योग ए करता है, और ट्रैक्टर में जो उपकरण लगते हैं, जैसे उसके सीट हो गए, सीट कवर हो गए, उसमें जो लाइट होता है, वो सब छोटे उपकरण जो बनाता है वो उद्योग बी बनाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो ये अपने उत्पादन स्तर को बढ़ाएगा, ठीक है, ये उत्पादन स्तर को बढ़ाएगा, तो इसको आय जो होगी, बी को जो आय होगी वो अधिकतम होने लगेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं? इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भैया? ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की थी, ठीक है। तो जितने लोग भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला, व्यापार शर्तों से आशय है। व्यापार शर्त क्या होता है सर? व्यापार शर्त से आशय है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, चलिए क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं, गैट में वाणिज्य शर्त, बिल्कुल ठीक है। डी वाले कितने हैं? सब हैं क्या? कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। इतना आसान आसान प्रश्न गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा भैया? दिमाग कहाँ पे है?
दिमाग कहाँ पे है? दिमाग कहाँ पे है? इजी सी बात है यार। व्यापार में क्या होता है? आयात और निर्यात ही तो होता है ना, कि आयातों के कीमत का अनुपात अपान कीमत, निर्यातों के कीमत का अनुपात। मतलब जिन वस्तुओं को हम बनाते हैं अपने देश में और दूसरे देश में बेचते हैं, और जो वस्तुएं जो दूसरे देश में बनती है और हमारे देश में आती है उसे हम आयात बोलते हैं, और जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। तो निर्यातों का मूल्य अपान इज इक्वल टू या अपान आयातों का मूल्य ही तो होगा दोस्तों व्यापार की शर्त। अगर जो हमारे निर्यातों का मूल्य कम है और आयातों का मूल्य अधिक है तो व्यापार शर्त क्या होगी? हमारे प्रतिकूल होगी। कम निर्यात से पैसा कमाएंगे और आयात से पैसा ज्यादा गवाएंगे तो व्यापार शर्त क्या होगी? प्रतिकूल होगी, मतलब हमें लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर जो निर्यात ज्यादा करेंगे आयात कम करेंगे तो उससे हमारा व्यापार संतुलन क्या होगा? प्रतिकूल होगा, अच्छा होगा, क्योंकि निर्यातों से ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं और आयातों से कम हमको लाभ हानि हो रहा है। और अगर जो निर्यातों का मूल्य और आयातों का मूल्य बराबर होगा तो व्यापार शर्त क्या होगी? संतुलन की अवस्था में होगी। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सर सब ठीक बोलेंगे। अगला कि क्लासिकीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है भाई बता दीजिए। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? चलिए तो ऑप्शन नंबर, चलिए तौसीफ हसन जी गुड इवनिंग, समय से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग 7 बजे। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, और कोई थोड़ा आराम से, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होगा कि क्लासिकीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें सत्य नहीं है? तो जो सत्य बात नहीं है वो है कि उत्पादन परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत होता है। ठीक है, उत्पादन की लागतों को इन्होंने क्या माना है सर? स्थिर माना है, परिवर्तनशील नहीं माना है। एक बार नहीं अनेकों बार मैंने आपको ये बात बताया है कि उत्पादन के लागतों को स्थिर माना गया है, परिवर्तनशील नहीं माना गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। लागतों को श्रम इकाइयों में नापा जाता है, बात बिल्कुल ठीक है। उत्पादन के साधन देश में गतिशील होते हैं पर देशों के मध्य नहीं, और परिवहन लागत जो होती है वो एब्सोल्युटली शून्य होती है। तो बी उत्तर होगा। इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संस्तुति पे हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताइए सर, सबको पता होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कब हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? 1955। केंद्रीय बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो होती है 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। ये आरबीआई है और ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना होती है 1955 में होती है। ठीक है, और जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं इसकी संस्कृति के आधार पर थी, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, गोरे वाला समिति। तो गोरे वाला समिति जो है वो कहाँ पे है भैया? गोरे वाला समिति तो यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो
ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की संस्तुति के आधार पे हुई थी और जिसके जो इसके जो इस समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो गोरेवाला चुने गए थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो अगर जो गोरेवाला की जगह पे ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति दिया गया है तो उत्तर क्या होगा, ये भी सही होगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु के संदर्भ में सरल बाजार संतुलन मॉडल का अवलोकन करें, जिसमें थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं। और कोई थोड़ा सा एक बार लाइक कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करने में क्या हो जाता है, इतने सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए बताइए, देखिए ध्यान से देखिए कि मांग जो होता है कीमत तथा आय पर निर्भर करता है। हाँ भैया, बात ठीक है। मांग जो होता है, आप किसी वस्तु की मांग तभी तो करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, मतलब जब आपकी आय होगी और अपने आय के आधार पे ही तो क्या करेंगे कि आप वस्तुओं को खरीदेंगे। आय अगर जो आपकी 50 रुपए की है तो 50 करोड़ की वस्तु नहीं खरीद पाएंगे, तो इजी सी बात है। तो मांग जो आपकी होती है वो आपकी आय और वस्तु की कीमत के आधार पे क्या होती है, निर्धारित होती है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक है भैया, जो पूर्ति होती है वो कीमत पे निर्भर करती है ना, कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों, अगर जो वस्तु की मात्रा अर्थात वस्तु की पूर्ति अगर जो बाजार में कम होगी तो कीमत स्तर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कम वस्तुएं होंगी और मांग करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो ये काम कौन करता है, एकाधिकारी करता है, ठीक है। लेकिन बात तो ये भी ठीक है कि कम वस्तुएं होंगी और मांग ज्यादा हो, पूर्ति कम होगी और पूर्ति कम होगी तो कीमत का स्तर बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने कोविड में देखा कि एक कीवी फल आता है, वो प्लेटलेट्स के लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो ऐसी स्थिति में एक कीवी दोस्तों कम से कम 70 रुपए 80 रुपए का सिंगल कीवी लोग खरीदते थे, ठीक है। और क्या होता था, क्योंकि इसकी पूर्ति कम थी, मांग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो बात तो ये भी ठीक है। और मांग इज इक्वल टू पूर्ति बाजार में संतुलन हेतु शर्त है, बिल्कुल ठीक है। बाजार संतुलन मतलब पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मांग बराबर होता है पूर्ति के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं अद्वितीय बाजार संतुलन स्थापित होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, आगत निर्गत मॉडल लियोनटिफ साहब देते हैं, कहते हैं कि दो उद्योग है, अगर जो एक उद्योग अपने उत्पादन में वृद्धि करने वाला है तो दूसरा उद्योग है उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। बहुत तरीके से इसको समझा जा सकता है आगत और निर्गत को, ठीक है। लेकिन आसान भाषा में अगर जो आप समझे तो वो दो उद्योगों की बात करते हैं, कहते हैं कि एक अगर जो अपने पूर्ति को बढ़ाना चाहेगा तो जो दूसरा है वो क्या करेगा, उसकी आय में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो उद्योग है ना वो दूसरे वाले से क्या करेगा, उपकरण खरीदेगा। तो पहले का जो निर्गत होगा दूसरे का वो क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा सर, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूं, या मैं धारक को 10 रुपए अदा करता हूं। पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। तो मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है उस आय पर जो धारक को प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है, ये बात इजी सी बात। अगला, निम्न में से कौन वाणिज्यिक बैंक की देयता नहीं है, वाणिज्यिक बैंक की देयता कौन सा नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है, वाणिज्यिक बैंक की देयता कौन सी नहीं है, कमेंट करके बताइए। ग्रुप ढूंढने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई डेडिकेट होके जहां पे है वहां पे पढ़िए। हजारों लाखों ग्रुप हैं, ठीक है।
जहाँ पे पढ़ा है तो वो पढ़ाई का ग्रुप, लेकिन वहां पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है किसी कुकर कंपनी का, वो ठीक है, किसी और कंपनी का वहां पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो अभी पढ़िए, ग्रुप भी देख लीजिएगा। एक स्टडी का ग्रुप में देख रहा था, उसमें कोई एक एडवर्टाइज भेजा था, कुकर की कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट था, प्रचार था। तो कुकर की कंपनी बता रही थी कि जो करता है अपने पत्नी से प्यार, वो कैसे करेगा इस कुकर को इनकार, है कुछ इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था कि जो करेगा अपनी पत्नी से प्यार, वो कैसे करेगा इस कुकर को इनकार। तो हमने कहा ये स्टडी ग्रुप है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो विज्ञापन भी तो अब ऐसे ऐसे आने लगे हैं कि जिसकी बात ही अलग है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए सर कि निम्न में से कौन वाणिज्य बैंक की देयता नहीं है। क्या उत्तर होगा भाई? अब भाई अब जो पति होगा वो सोचेगा कि यार खरीद ही लो, नहीं तो पता चले कि किसी दिन क्या हो जाए, बात बिगड़ जाए। हाँ, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंक की देयता नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, प्रतिभूति धारण। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रतिभूति धारण जो होता है दोस्तों, ये परिसंपत्तियों के अंतर्गत आता है दोस्तों, और इसका संबंध किससे है? आरबीआई से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत कथन कौन सा? अरे नहीं भाई, दिक्कत ये है कि पर्सनली नहीं लेना चाहिए किसी भी चीजों को। मैं ऐसा भी कह रहा हूं कि बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां पे लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब अमूमन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बात को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं। चलिए बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी हैं जहां पे वाकई में बहुत लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है होगा भैया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग सीसी बोलने लगे, कुछ लोग डी बोल रहे हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूं कि नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत कौन है। तो गलत ये है कि उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, कौन करेगा? आरबीआई करेगा, और कौन करेगा? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत यह है कि उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, इजी सी बात है और बहुत छोटी सी बात है। बिल्कुल ठीक है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसने कहा था भाई? लगातार ये प्रश्न आता है। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ रही है। अर्थव्यवस्था में महंगाई आ रही है, इट मीन्स की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। अरे भैया, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तभी तो आप कहते हैं यार आजकल बड़ा महंगाई हो गई है, ठीक है। और जब कीमतों में वृद्धि होती है उसी को महंगाई बोलते हैं, और महंगाई को ही अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कीमतें जब ज्यादा हो जाती हैं तो मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। तो लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे एटलीस्ट मांग बनी रहती है, मांग लोगों की बनी रहती है, तो मांग भी बढ़ती है और पूर्ति भी बढ़ता है। तो मतलब मांग व पूर्ति क्रियाशील होता है। लेकिन मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति दोनों नीचे आने लगता है, लोगों की मांग कम होने लगती है। तो भाई जाहिर सी बात है कि पूर्ति कम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मांग व पूर्ति नीचे आ जाता है और अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर कम होता है, और जैसे उत्पादन का स्तर कम होता है वैसे अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में आ जाती है। तो ये जो संकुचन है ना भैया, ये ज्यादा बुरा है।
और ये मुद्रास्फीति जो है वो कम बुरा है। ये बात केन्स साहब ने कहा था। आपसे कोई कहे कि मैं तुमको 1 लाख रुपए हर महीना दूंगा और एक शर्त ये है कि ये पूरा 1 लाख रुपए खर्च कर देना है, और दूसरी कंडीशन ये दे कि मैं आपको क्या करूंगा कि मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा और 2,000 रुपए में आपको क्या करना है कि आप अपनी आवश्यक चीजों को खरीदना है। तो आप कहेंगे अरे यार 1 लाख रुपए खर्च करके खुश रहेंगे, 2,000 रुपए क्यों लेने जाएंगे। ठीक है, तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है। अगला, केन्स के ब्याज दर सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि क्या करेगा। चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर होगा भाई। चलिए, केन्स के ब्याज दर सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से क्या होगा सर। सबको तो रट ही गया होगा, ऐसा कोई है जिसको पता ना हो। ऐसा कोई है जिसको पता ना हो। जो गलत करेगा वो क्या करेगा कि पूरा प्रश्न को पढ़ेगा नहीं। तो जो गलत कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप पूरा प्रश्न को पढ़ ही नहीं रहे, हवा में है। ठीक है, ठीक है। तो भैया देखिए, कभी ब्याज दर को गिराएगी तथा कभी ब्याज दर को प्रभावित नहीं करेगी। तो क्या बोलते हैं, केन्स के ब्याज सिद्धांत में क्या कहा गया है कि देखिए, मुद्रा की मात्रा में अगर जो वृद्धि होती है तो ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, उससे नीचे ब्याज की दर नहीं जाएगी, और ब्याज की दर ना ही कभी शून्य होने वाली है और ना ही ब्याज की दर कभी ऋणात्मक होने वाली है। तो भैया जितने लोग भी इधर उधर बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, जितने डी बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, है ना। तो क्यों डी आपने नहीं, डी तक आप पहुंचे ही नहीं क्योंकि आपने सी पहले ही पढ़ लिया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इजी सी बात है कि निम्न कारणों में से किससे मांग प्रेरित स्फीति नहीं होती है। मांग प्रेरित स्फीति, ठीक है। चलिए, मांग प्रेरित स्फीति क्या उत्तर होगा सर। मांग प्रेरित स्फीति नहीं होती है। मांग प्रेरित स्फीति की बात कौन करता है दोस्तों, केन्स साहब करते हैं। देखिए, मुद्रा स्फीति दो प्रकार की होती है अमूमन। एक क्या होता है, मांग प्रेरित स्फीति, और दूसरा होता है उत्पादन प्रेरित स्फीति। ठीक है, या जिसे हम लोग लागत प्रेरित स्फीति भी बोलते हैं। तो मांग प्रेरित स्फीति का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि आती है तो मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि आ जाती है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, कमेंट करके बताइए सभी लोग। आ रही आवाज है ना, आ रही है ना, आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपका उत्तर आ रहा है जो अच्छा आ रहा है, उच्चतर करारोपण। ठीक है, जब सरकार ज्यादा टैक्स लगा देगी तो इससे लोगों की मांग कम हो जाएगी, मतलब मांग प्रेरित स्फीति पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि केन्स के मुद्रा की मांग के बारे में विचार त्रुटिपूर्ण होने के क्या कारण है। चलिए भैया, इनके विचार क्यों त्रुटिपूर्ण है सर, बता दीजिए केन्स साहब के। बिल्कुल ठीक है, क्यों कहा जाता है, इनकी आलोचना क्यों की जाती है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई। बिल्कुल, थोड़ा आराम से डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और डी की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है सर। कि इन्होंने कहा कि उसने मुद्रा की मांग को दो अलग अलग भागों में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। उसने मुद्रा की मांग की लोच को असीमित बताया, और उसने परिसंपत्ति के रूप में मुद्रा को केवल एक ही विकल्प बांड पर विचार किया। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा।
थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए, बिक्री कर का कर भार क्या होगा सर? बिक्री कर का कर भार कौन अदा करेगा, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर जो मांग जो है वो लोचदार होता है, लोचदार, तब ऐसी स्थिति में कर का भार कौन अदा करता है? विक्रेता। याद आया सर? और अगर जो मांग क्या होता है, बेलोच होता है, बेलोच होता है, तो ऐसी स्थिति में कर का भार कौन अदा करता है? क्रेता। अगर जो मांग लोचदार है तो ये जो विक्रेता होता है, इसको ऐसा लगता है कि अगर जो हम कीमतों में वृद्धि करेंगे तो हमारे कस्टमर दूसरी जगह भाग जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता टैक्स को खुद ही अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन अगर जो मांग बेलोचदार है, जैसे नमक हो गया, तो नमक को आपको क्या करना है? उपभोग करना ही करना है। तो अगर जो मांग आपका बेलोच हो तब जाके टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तु की मांग लोच और पूर्ति लोच के अनुपात में बढ़ जाता है। एक प्रश्न 100% यहाँ से पूछा जाता है, जितना मैंने बताया हो वहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न भैया, चलिए, कि लोक व्यय के संबंध में फिंडले सिराज द्वारा दिए गए नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? लिए भाई सिराज साहब आ गए, कोई बताएगा क्या कि इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम फिंडले सिराज साहब की किताब का नाम बता देंगे? अगर जो बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इन्होंने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी दोस्तों द साइंस, ठीक है, द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, याद रखिएगा, है ना, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इनकी एक ये पुस्तक थी जिसमें उन्होंने क्या दिए थे? उन्होंने कौन सा नियम दिया था? लोक व्यय के 4 नियमों को दिया था। और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो उन्होंने सर देखिए, उन्होंने आधिक्य का सिद्धांत दिया था, उन्होंने मितव्ययता का सिद्धांत दिया था, उन्होंने अनुमोदन या स्वीकृति का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने दोस्तों मितव्ययता का सिद्धांत हो ही गया, आधिक्य का सिद्धांत हो ही गया, और एक और सिद्धांत दिया था, वो दिया था लाभ का सिद्धांत। ठीक है, लाभ का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। तो ऐसी स्थिति में लोच का नियम उन्होंने नहीं दिया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, तो इनकी किताब का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसी में इन्होंने लोक व्यय के 4 नियमों की बात की थी। अगला, कि यदि रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर है तो इसका अर्थ क्या होता है? रूपांतरण वक्र कैसा होता है? पढ़ा है? जरूर पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, जरूर पढ़े होंगे। रूपांतरण वक्र क्या होता है? कुछ इसी प्रकार का तो होता है, मूल बिंदु की ओर क्या होता है? नतोदर होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धिमान लागत नियम लागू होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है। तो यदि रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धिमान लागत नियम लागू है। मतलब वस्तुओं का जब उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन के कारकों को बढ़ाने से जो लागतें हैं उसमें क्या हो रही है? वृद्धि देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न, हेक्सर ओहलिन के अनुसार वस्तु के सापेक्षिक मूल्यों और राष्ट्रों के बीच व्यापार में अंतर का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ध्यान से सर, सबसे महत्वपूर्ण कारण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हेक्सर ओहलिन साहब क्या कहते हैं भैया? ये कहते हैं कि उत्पादन के 2 साधन हैं, एक आपका पूंजी हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? श्रम हो गया। और जो देश जिन देशों में यदि किस एक सेकेंड,
हेक्सर रोलिंस आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो संसाधन आपके पास प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करके आप अपने प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचिए। मतलब जो आपके पास साधन है, उन्हीं साधनों का प्रयोग करके उत्पादन करके आप अगर जो व्यापार करेंगे तो आपको इससे लाभ होगा। अगला प्रश्न, ये बता दीजिए कि रिकार्डो द्वारा अपनाई गई निम्न मान्यताओं में से हैबरलर ने कौन सी छोड़ दी? जो रिकार्डो ने अपनाया था हैबरलर ने छोड़ दिया, बताइए सर। रिकार्डो ने अपनाया और हैबरलर ने ठुकराया, बताइए। हैबरलर साहब ने कौन सा ठुकरा दिया भैया इनकी मान्यता? चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे, खुशमान भाव ये भी बोल रहे, और कोई? बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागतें श्रम की इकाइयों में परिकल्पित की जाती हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक गतिशील और विकासशील देश की विशेषता उसके द्वारा नव परिवर्तन की दर से जानी जाती है, इसमें सम्मिलित है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बढ़िया सा प्रश्न है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। सी बी बहुत सारी गलती आ रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं कि सर जी दोनों हो जाएगा। क्या दोनों हो जाएगा? और कोई? थोड़ा आराम से करिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर सही होगा या गलत होगा? थोड़ा आराम से। ठीक है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या उत्तर ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक गतिशील और विकासशील देश की विशेषता उसके द्वारा नव परिवर्तन की दर से जानी जाती है। इसमें जो सम्मिलित होता है वह नवीन वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया की संख्या जो देश प्रतिवर्ष अपनाता है। ठीक है, मैं इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार समझाऊंगा, फिर भी गलत करेंगे भैया। मेरे बार बार बोलने का मतलब क्या निकलता है? बार बार बोलने का मतलब क्या निकलता है? एक लाइन की बात है, एक बार नहीं 500 बार बताया हूं कि देखिए सर, नव परिवर्तन उसी को माना जाएगा जो हम लोग खुद अपने देश में जिस चीज को विकसित कर रहे हैं। नव परिवर्तन केवल उसी को माना जाएगा जो हम क्या कर रहे हैं, अपने देश में इन्वेंट कर रहे हैं, खोज रहे हैं। अब हम देखिए, हम अगर जो रसिया से, अगर जो हम रूस से फाइटर प्लेन मंगाए हैं तो वो हमारे लिए नवीनीकरण तकनीकी नहीं है, वो हमारे लिए नव परिवर्तन नहीं है। रसिया से जो हम फाइटर प्लेन मंगाए हैं वो हमारे लिए क्या है, नई टेक्नोलॉजी नहीं, हमने नया परिवर्तन नहीं किया। नया परिवर्तन तभी माना जाएगा कि जब आप अपने देश में कुछ ऐसा खोज निकालेंगे जो विश्व के अन्य देश नहीं जानते हैं। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा सर। पीछे पीछे नहीं भागना है, लीक पर वो चले जिसके पैर दुर्बल और भारी हों। आप क्यों दूसरे के रास्ते पे चल रहे हैं? दूसरे के रास्ते पे चलेंगे तो ऐसे ही गलतियां होंगी, दूसरे के रास्ते पे चलेंगे तो गलतियां ऐसे ही होंगी। क्या उत्तर आ रहा है सर, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये तो सबको पता होगा कि सर जी डी हो जाएगा कि इसमें अदृश्य मदे की बात कर रहा है।
तो अदृश्य मदों में किसको शामिल किया जाता है? सेवाओं को शामिल किया जाता है। और सेवाओं को शामिल किया जाता है। और दृश्य मदों में किसको शामिल किया जाता है? दृश्य मदों में आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं, बीमा सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय, ये सब दोस्तों जितने भी हैं वो अदृश्य मदों के अंतर्गत आता है। अगला, हेरल्ड का विकास मॉडल कुछ मान्यताओं पे आधारित है। किन किन मान्यताओं पे आधारित है सर, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है? ठीक। इस प्रश्न का उत्तर करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। थोड़ा सा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को समस्या हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से ही प्रश्न बचे हैं, कर लेते हैं पूरा। अमर्त्य सेन साहब जो है वो किससे संबंधित है? तकनीकी चुनाव से संबंधित है। हर्षमैन साहब असंतुलन विकास की बात करते हैं। रोस्टो साहब ने आर्थिक विकास के 5 चरण बताए थे। और गुरनार मेडल साहब जो चक्रीय संचयी प्रक्रिया की बात बोलते हैं, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा। थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूं। चलिए, कभी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अगर जो किसी भी काम को आप अधूरा छोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस काम को ठीक तरीके से किए नहीं, है ना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, देखिए ये क्या पूछ रहा है सर। ये कह रहा है कि विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत अर्थात बड़े धक्के का सिद्धांत बड़े पैमाने की विकास प्रयासों की माप करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में बृहद होते हैं? नहीं सर, सभी विकासशील देश क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बृहद थोड़ी होते हैं। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, उसका क्षेत्रफल भारत से बहुत कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है उसके आसपास पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है। तो कोई जरूरी नहीं है कि विकासशील देश जो है वो क्या हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ही हो। लेकिन यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ए सही है, किंतु आर गलत है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए सही है। प्रबल प्रयास सिद्धांत, बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। यही कहा था ना कि भैया देखिए अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय कम है, मंदी की स्थिति है, बड़े पैमाने में विनिवेश कर दीजिए अर्थव्यवस्था में, जिससे लोगों की निवेश क्षमता बढ़ सके और क्या हो सके, उत्पादन का स्तर वो लोग बढ़ा सके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। जो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंपटीशन को क्रैक करने की, वो सारी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे, तो उस सारी स्ट्रेटजी के तहत आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, ताकि आप नोट्स पढ़िए और अपना नोट्स पढ़ के रिवीजन जल्दी जल्दी करिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है कि टेस्ट दीजिए और अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं और दोस्तों आपको करंट भी कवर कराए जा रहे हैं। मतलब मेरे द्वारा सब कुछ आपको कवर कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। जो हमारी बैचेज चल रही है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग बैचेज चल रही हैं। और अलग अलग बैचेज में दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और आपकी जो फीस है वो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। सिंपली दोस्तों इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो सेम जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।